वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना है। 2 क्वेश्चन हो चुके थे, लाप्लास इक्वेशन की थी हमने, और ये रहता था अपना लास्ट क्वेश्चन लाप्लास का। फाइंड द पोटेंशियल फंक्शन साई रो जेड इन द रीजन। इसके ऊपर क्या करना है आपको, लाप्लास इक्वेशन जो हमने अभी जो इससे पहले की थी, ये वाली लाप्लास इक्वेशन जिसपे हमने क्या किया था, ऑक्सिलरी सिमेट्रिकल सॉल्यूशन किया था। ऑब्टेन द ऑक्सिलरी सिमेट्रिकल सॉल्यूशन, जो भी लाप्लास इक्वेशन का ऑक्सिलरी सिमेट्रिकल सॉल्यूशन होगा उसी को पोटेंशियल फंक्शन, वो जो होता है सॉल्यूशन, पोटेंशियल फंक्शन उसी सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करता है, वही वाला सॉल्यूशन होता है। यानी कि जो भी इससे जो इक्वेशन आएगी, जो इसका सॉल्यूशन होगा उसी को सेटिस्फाई करेगा पोटेंशियल फंक्शन। ठीक है भाई, देखो इसके अंदर हमने क्या किया था, इसके अंदर हम ये सारी जो फंक्शन लेके ये जो फाइव फंक्शन लेके चले थे, ये जीरो लेके चले थे, और सारी की सारी हमने लाप्लास इक्वेशन ली थी। इसके अंदर जो पोटेंशियल फंक्शन लेते हैं वो भी उसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इसके अंदर है ना, पोटेंशियल फंक्शन के ऊपर ये कंडीशन लग जाती है। पोटेंशियल फंक्शन हमने क्या मान लिया, साई ले लिया इन द रीजन। रीजन हमें रो की वैल्यू 0 से 1 और जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेनी है। बस इसके ऊपर है ना ये कंडीशन लगा दी अपने पास, जो भी इसकी कंडीशन रहेगी इन कंडीशन को भी साथ में सेटिस्फाई करेगा। उसका सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में ये कंडीशन भी उसके अंदर होल्ड होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि जो साई है वो पोटेंशियल फंक्शन है। ठीक है, जब भी पोटेंशियल फंक्शन होता है वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। लाप्लास इक्वेशन, ये अपने पास लाप्लास इक्वेशन कौन सी होगी, जो दो वेरिएबल में होगी। यानी कि एक वेरिएबल को क्या लेना पड़ेगा, वहाँ पे जीरो लेना पड़ेगा। ये रो और जेड का फंक्शन होता है, तो यहाँ पे जो फाई होता है, फाई की वैल्यू जीरो होती है, तो इस वजह से उसका डेरिवेटिव खत्म हो जाता है, डेरिवेटिव की वैल्यू भी जीरो हो जाती है। ठीक है, और साथ में इन कंडीशन को होल्ड करवाएंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल फंक्शन सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन होता है। ठीक है, तो हमने कौन सी लेंगे लाप्लास इक्वेशन, ये वाली लेंगे। जो साई वाली वैल्यू है, साई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि फंक्शन के अंदर साई होता ही नहीं है, और साई नहीं होगा तो उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वो टर्म खत्म हो जाएगी, अपने पास ये बच जाएगी। सेम उसी प्रोसीजर से चलना, साथ में ये कंडीशन लिख दी जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि पोटेंशियल फंक्शन इन कंडीशन को होल्ड करता है और सेटिस्फाई करता है लाप्लास इक्वेशन को इन 2D के अंदर। और 2D के अंदर होता है तो वहाँ पे फाई की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, जीरो। फाई की वैल्यू जीरो ले लेंगे तो वहाँ से डेरिवेटिव भी 1 बाय में रो स्क्वायर कर स्क्वायर साई बाय में कर ले, फाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसके अंदर तभी वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है भाई, फिर इसके अंदर क्या देखो, हम क्या करते थे, जब भी सॉल्यूशन होता था उसका सॉल्यूशन यू लेट कर लेते थे, लेकिन यहाँ यू की जगह साई है तो हम सॉल्यूशन साई साई लेट करेंगे, तो अपने पास ये दो का ही फंक्शन है, तो हमें किसके, दो की प्रोडक्ट में लिखना है। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, कर्ल स्क्वायर साई बाय में कर्ल रो स्क्वायर, तो कर्ल रो स्क्वायर की चाहिए, तो हम किसकी, रो के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, किसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, और ये किसका, ये आर डबल डैश हो जाएगा, और जेड एज इट इज हो जाएगा। तो ये अपने पास एज इट इज, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगी, आर डबल डैश जेड 1 बाय में रो, यहाँ पे आर डैश जेड, और प्लस में क्या हो जाएगा, आर एज इट इज जेड डबल डैश। ठीक है, यही पुट कर रखा है इसमें। अब दूसरा अपना स्टेप क्या होता था, आर के फंक्शन को एक साइड रख लो और जेड के फंक्शन को एक साइड ले जाओ, ये ले गए भाई। फिर हमें क्या करना होता था, इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल रखना होता था। वो कांस्टेंट वहाँ पे एन स्क्वायर लेते थे, यहाँ पे माइनस, वहाँ पे क्या लेते थे, वहाँ पे माइनस एन स्क्वायर लेते थे, यहाँ पे माइनस एन स्क्वायर ले रखा है, कुछ भी ले सकते हो, वो तो माइनस एन स्क्वायर ले लो या माइनस एन स्क्वायर, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस एम स्क्वायर ले लिया, तो इसको भी माइनस एम स्क्वायर के इक्वल, इसको भी माइनस एम स्क्वायर के, इसको इक्वल रखोगे तो ये बन जाएगी अपने पास। और इसका सॉल्यूशन तो तुम्हें निकालना आता है, ये क्या हो जाएगी, डी स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस एम, और ये क्या होता है, सी वन ई की पावर जेड प्लस में सी टू ई की पावर माइनस एम जेड। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, ये लिख दिया भाई, यही सॉल्यूशन। ये तो कांस्टेंट है, जैसे सी वन की जगह ए एम और बी एम लेते हैं हम। ठीक है, फिर अपने पास दूसरा जो बच गया ये वाला, इसको रखेंगे माइनस एम स्क्वायर के इक्वल, एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा। अब क्या करना है, रो 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 का भी क्या करो, इसका भी एलसीएम ले लो, तो रो का लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रो आ जाएगा और यहाँ पे अपने पास रो आ जाएगा, यहाँ एज इट इज। लेकिन तुम्हें पता आर डबल डैश के साथ हमें क्या चाहिए, रो स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे रो से। तो रो से जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये बन जाएगा रो स्क्वायर आर डबल डैश प्लस में रो ऑफ आर डैश और प्लस में एम स्क्वायर रो स्क्वायर आर। क्या किया, पहले तो एलसीएम लिया है, फिर दोनों से एक काम कर लो, सीधा ही तुम करो रो स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कैंसिल होके यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, ये बेसल इक्वेशन बन गई भाई। और बेसल इक्वेशन का सॉल्यूशन तो तुम्हें पता है ना क्या होता है, यही होता है बेसल इक्वेशन जीरो ऑर्डर की। मैंने बताया था बेसल इक्वेशन जीरो ऑर्डर की, ये जीरो ऑर्डर की बेसल इक्वेशन है। जीरो ऑर्डर की बेसल इक्वेशन ये होती है, लेकिन साथ में इसके साथ एक कंडीशन भी होती थी कि वाई नॉट है ना इन्फिनिटी को टेंड करेगा जब रो की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी।
ठीक है, ये भी कंडीशन थी। तो हमें पता है ये इन्फिनिटी ना हो जाए, सॉल्यूशन को फाइनाइट रखने के लिए हम डीएम की वैल्यू को क्या रख लेंगे, 0 रख लेंगे। वो कंडीशन बाद में देखेंगे, पहले इसकी जो गिवन कंडीशन है वो पुट कर देते हैं। कंडीशन क्या दे रखी है कि देखो पहली कंडीशन पुट करेंगे, अब ये वाली, अब ये सारी कंडीशन लगाएंगे। सॉल्यूशन अपना आ चुका है, इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा। इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो तुम्हारे पास सारी सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि यही तो था सॉल्यूशन। आर की वैल्यू रख दो और जेड की वैल्यू रख दो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दूसरा काम है ये सेटिस्फाई करवाना। पहले देखो जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, तो ये कह रखा है कि जो फंक्शन है वो किसको टेंड करेगा, 0 को। ठीक है भाई, ठीक है। अगर अपने पास z की वैल्यू में इन्फिनिटी को टेंड करोगे तो ये तो z की इन्फिनिटी को, ये तो अपने पास 0 हो जाएगा। लेकिन z इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये जो वैल्यू है ये अपने पास इन्फिनिटी हो जाएगा। जब एक भी इन्फिनिटी हो गया तो अपने पास जो प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूशन है वो भी क्या हो जाएगा, यानी कि दिस मल्टीप्लाई दिस करूंगी, और जब ये तो 0 हो गया, ये अपने पास इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इनटू में समथिंग कोई फाइनाइट वैल्यू है तो अपने पास इन्फिनिटी हो जाएगी। लेकिन इसने तो कहा कि फंक्शन किसको जाएगा, 0 को जाएगा। 0 को जाएगा मतलब फाइनाइट होनी चाहिए वैल्यू। तो 0 को जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा हमें, जो भी ये कांस्टेंट है ना, ताकि ये वाली वैल्यू 0 बन जाए, ये 0 बनाने के लिए मैं ये कर दूं कि इस कांस्टेंट को ही 0 ले लूं, फिर ये इन्फिनिटी पे जाएगा। क्योंकि पहले ही 0 इंटू में लिमिट तो बाद में पुट होती है ना, पहले ही फंक्शन क्या हो जाएगा, 0। तो ए एम की वैल्यू यहाँ से हमने क्या सपोज कर ली, 0 हो जाएगा। तो अपने पास सोल्यूशन क्या बच गया, जेड किसके इक्वल आ गया, बी एम ई की पावर माइनस एम जेड, और आर अपने पास ये रहा। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या कहता है, दूसरी कंडीशन अपने पास तो जेड की वैल्यू ये होगी। अब अपने पास अगेन रो टेंड कर रही है 0 को। देखो रो की वैल्यू 0 से 1 तक है भाई, रो की वैल्यू 0 से 1 तक है, मैंने रो की वैल्यू क्या ले ली, 0। जैसे ही रो की वैल्यू अपने पास 0 लेंगे, रो की वैल्यू 0 लेंगे, तो हम पढ़ के आए थे कि रो की वैल्यू 0 लेंगे तो वाई नोट किस पे जाएगा, वाई नोट इन्फिनिटी पे जाएगा। रो इज इक्वल टू 0 पे वाई नोट इन्फिनिटी पे, ये फिर अपने पास जबकि फंक्शन क्या कह रखा है, किस पे जाएगा, एफ ऑफ पी, और ये क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है, तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये इन्फिनिटी पे जाने से रोकना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डीएम की वैल्यू को क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, ताकि ये इन्फिनिटी पे जाए ना, ये फाइनाइट वैल्यू रहे, ये फाइनाइट वैल्यू रहे। जब रो की वैल्यू को हम 0, ये तो 0 से 1 तक हर कंडीशन को सारी की सारी को सेटिस्फाई कर रहा है ना, एफ ऑफ पी तो एक फाइनाइट फंक्शन है। तो अपने पास रो इज इक्वल टू 0 के लिए कंडीशन फेल्ड हो रही थी, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ से डीएम को 0 पुट कर दिया। तो आर रो क्या आ गया, सी एम जे नोट एम पी, और यहाँ से ए एम 0 होगा तो जेड जी की वैल्यू बी एम ई की पावर माइनस एम जेड। बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं, इन कंडीशन को यूज करके जो ये कांस्टेंट है ना भाई तुम्हारे ए एम बी एम सी एम और डी एम, इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तभी तो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, फिर अपने पास ये जेड की वैल्यू होगी भाई, और ये वाली यहाँ डी एम की वैल्यू 0 होगी, तो ये तुम्हारे पास तो टोटल फंक्शन क्या बच गया, बी एम सी एम जे नोट एम पी ई की जे नोट एम रो और ई की पावर माइनस एम जेड, ये बच गया। और साथ में ये कंडीशन भी रहती है कि रो की वैल्यू 1 हो जाएगी तो जो फंक्शन है वो अपना 0 हो जाएगा, ये कंडीशन रहती है ना। अब इसको यूज करेंगे। ये हो गया भाई यहाँ तक फंक्शन। ठीक है, अब रो की वैल्यू अपने पास 1 पुट कर दो। जैसे ही रो की वैल्यू इसमें पुट कर लो 1, ये पुट कर दी, रो की वैल्यू 1 पुट करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, जेड जी एज इट इज, ये क्या हो जाएगा, 0। अब इज इक्वल टू, क्योंकि इसने दे रखा ना ये 0 होगा, अगर ये 0 होगा तो मैंने या तो मेरे पास R1 की वैल्यू 0 हो जाए, या जेड जो जेड ऑफ जेड पूरा फंक्शन 0 हो जाए। अगर पूरा फंक्शन 0 हो गया तो प्रोडक्ट हमेशा के लिए 0 हो जाएगी, क्योंकि जेड जे अगर पूरा ही फंक्शन 0 हो गया तो प्रोडक्ट हमेशा 0 हो जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि सॉल्यूशन हमेशा 0 आए, तो वो तो सिर्फ एक पर्टिकुलर कंडीशन पे आ रहा है ना, रो की वैल्यू 2 पे थोड़े आएगा। अगर जेड जी अपने पास ये तो अगर ऐसा कर दिया मैंने, जेड जी को इक्वल टू जेड ऑफ जेड को अगर मैंने इक्वल टू 0 रख दिया, तो मैं रो की वैल्यू 2 रखूंगी तब भी फिर तो सोल्यूशन 0 रहेगा, 3 रखूंगी तब भी, जबकि ये तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे क्या रखा है। तो हम R1 की वैल्यू को क्या लेके चलेंगे, यहाँ से 0 लेके चलेंगे। तो R1 की वैल्यू को 0 ले लो भाई, ये हो गया। तो यहाँ से क्या इंप्लाई कर जाएगा, ये 0 हो नहीं सकता, तो किसको 0 होना पड़ेगा, R1 को। ठीक है, R1 को 0 होना पड़ेगा, तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, वहां जो भी इसका सॉल्यूशन है उसके अंदर पुट कर दो ये वैल्यू, ये रहा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, सी एम जे नोट एम, ये तो पहले ही 0 हो गया था, इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो यहाँ से अपने पास दो चीजें आ जाएगी, या तो सी एम की वैल्यू 0 हो जाए, या फिर अपने पास क्या हो जाए, जे नोट एम की वैल्यू 0 हो जाए। सी एम अगर 0 कर दिया तो इसका मतलब सारे के सारे कॉन्स्टेंट के लिए वो अपने पास 0 हो जाएगा। मैं इससे अच्छा एक काम करूँ कि जे नोट एम एक पर्टिकुलर एम के लिए, क्योंकि जे नोट तो क्या रहा है, वेरी करता रहता है, तो मैं इसको 0 ले लूंगी, जे नोट एम को। क्योंकि अगर कॉन्स्टेंट फिर फंक्शन अपने पास 0 हो जाएगा तो हम किसको लेंगे, वो 0 हो नहीं सकता। तो अपने पास क्या होगा, जे नोट एम अपने पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, जे नोट एम यहाँ से क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और ये जो एम आई है वो डिनोट कर रहा है कि इसका ith पॉजिटिव रूट, यानी कि इसका जो होगा
वो ith पॉजिटिव रूट एक रूट जीरो होगा, इसे ये हुआ है, इसे ये नहीं हुआ, सी जीरो ले लिया तो पूरा का पूरा सोल्यूशन जीरो हो जाएगा। अब हमें पता है ये, अब दोबारा से वो कंबाइन करके लिख दिया, सी एम बी एम जे नोट एम ई की पावर माइनस एम जेड। अब इसको एक अनदर कॉन्स्टेंट इन प्रोडक्ट को हमने ई एम नाम दे दिया और ये अपने पास आ गया। सॉल्यूशन क्या होगा, ताकि ये ना वेरी करता रहे, ई एम आई जे नोट एम आई ई की पावर माइनस एम आई जेड, ठीक है। तो इससे अपने पास क्या होगा, अब अपने पास टोटल, अगर मुझे टोटल सॉल्यूशन निकालना तो मुझे समेशन लगाना पड़ेगा, तो समेशन ऑफ साई आई दोनों साइड समेशन ले लिया, आई को वेरी करवा दिया, एम आई कर दिया, ठीक है भाई। अब अपने पास क्या करना है, पुट करना z इज इक्वल टू जीरो, इसके अंदर z इज इक्वल टू जीरो पुट कर दो, z इज इक्वल टू जीरो पुट करते ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो अपने पास सिर्फ ये बच जाएगा जिसको नाम दे दिया कोई अनदर। अब हमें पता है z इज इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, कंडीशन दे रखी है भाई, क्या दे रखी है देखो, z इज इक्वल टू जीरो, ये रहा, ये क्या रखा कि जब z इज इक्वल टू जीरो है, z इज इक्वल टू जीरो है, ये कंडीशन देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा था कि फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, साई इज इक्वल टू एफ ऑफ रो हो जाएगी ऑन z इज इक्वल टू जीरो। इस रो की वैल्यू किसी कुछ भी रहे, मतलब 0 से 1 के बीच में रहनी चाहिए, पर z की वैल्यू क्या रखी है, जीरो, अगर तो साई की वैल्यू एफ ऑफ रो हो जाएगी, ठीक है भाई। हम वही चीज पुट कर रहे हैं। अब देखो क्या किया, z इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे, इसके अंदर साई की वैल्यू क्या होनी है अपने पास, एफ ऑफ रो, ये हो गया अपने पास, इसके अंदर ये आ गया। अब ये तो अपने पास क्या, फोरियर बेसल मैंने करवाया था, फोरियर बेसल सीरीज बन गई, और यहाँ से मैंने बताया था इस कांस्टेंट की वैल्यू लिख सकते हो, वो 2y में जे नोट एम आई का स्क्वायर 0 to 1, स्टार्टिंग में ही बताई थी ये बात, रो एफ जो भी यहाँ पे फंक्शन हुआ एज इट इज, और ये एज इट इज, और रो इनटू में अपने पास क्या हो जाएगा, जो भी यहाँ फंक्शन दे रखा वो 0 to 1 हो जाएगी इसकी लिमिट, तो ये अपने पास एफ आई। अब मेरे पास ये जो एफ आई है ना, ये एफ आई है, इसका सॉल्यूशन अपने पास आ गया, ये अपने पास आ गया, ठीक है भाई। तो यहाँ से अपने पास सारी फंक्शन क्या था, एफ आई, लेकिन टोटल फंक्शन तो ये था ना, इस ई एम आई को एफ आई सपोज कर लिया था, ई एम आई को एफ आई सपोज, और इसकी वैल्यू ये रही, तो ये अपने पास क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमने बता दी, तो ये अपने पास क्या होगा, सॉल्यूशन होगा किसका, ये किसका सॉल्यूशन है, पोटेंशियल फंक्शन जो है वो सॉल्यूशन हो जाएगा। रिक्वायर्ड पोटेंशियल फंक्शन इज दिस, ये अपने पास ये पोटेंशियल फंक्शन निकालिए, पोटेंशियल फंक्शन किसका सॉल्यूशन है, लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है रो और जेड के अंदर, जहाँ फाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो पोटेंशियल फंक्शन किसका सॉल्यूशन होता है, लाप्लास इक्वेशन का, और हमें ये भी बताना था उस सॉल्यूशन की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है उसकी वैल्यू, ठीक है भाई, क्लियर, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अपना आता है कि सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन, ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन। देखो भाई मैंने हीट इक्वेशन बताया था